आंसर के साथ इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध है। आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते चलिएगा। पहला प्रश्न जैसे कि आपके स्क्रीन पर है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्ड है वह स्पेल्ट जो है इसका जो रॉन्ग स्पेलिंग लिखा गया है। तो ऑप्शंस है यहाँ पर देखेंगे क्या ऑप्शंस नंबर ए गॉज या फिर गैजेट या फिर गैजल या मोर देन वन ऑफ द एवब या फिर वन ऑफ द एवब, नॉन ऑफ द एवब। इस प्रकार से इनमें से कोई उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या कोई सही नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो ऑप्शंस है वो लिखा गया है कि गैजेट जो है यह बिल्कुल मतलब रॉन्ग लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगर आपने भी चुना है तो आपका ये आंसर सही है। आज के इस वीडियो में टारगेट हमने महज 14 नंबर का रखा है फिर से, और आपको एग्जाम्स में कुल मिलाकर के 9 नंबर क्वालिफाई होने के लिए चाहिए। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो का जो भी पीडीएफ है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके डाउनलोड कर लीजिए इसका, और उसका आंसर्स भी और क्वेश्चंस के साथ दिया गया है, उसको आराम से एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, और धन्यवाद कि आप लोग कल के वीडियो पर मैंने कहा था कि 2000 से लाइक चाहिए और उस वीडियो पर आप लोग 6000 से भी अधिक लाइक पहुंचाए हैं, इसके लिए शुक्रिया आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्ड है जो कि एकदम सही लिखा गया है। ठीक है, इस बार सही पूछा जा रहा है कि करेक्ट कौन लिखा गया है। टेंडेंसी जो है ये गलत लिखा गया है, उसके बाद ये जो टेंडेंसी है ये भी गलत लिखा गया है, लेकिन जो ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी एंड टेंडेंसी, तो टेंडेंसी ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहा है ये 2 नंबर ऑप्शंस ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और आपके सामने ये रख देते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चंस देखिए। लगातार आप लोग हमें आंसर कमेंट करते चलिएगा। वीडियो पर अगर नए आए हैं तो वीडियो को पर लाइक कर दीजिए, फिर दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन है कि हॉलो दिखाई दे रहा ना, हॉलो, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ वर्ड्स याद रहने चाहिए और उसका अर्थ पता होना चाहिए। जो दिए गए ऑप्शन से उसके भी अर्थ आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आसानी से कर दीजिएगा। कमेंट करते चलिए, लगातार कमेंट करते जाइए, बहुत खूबसूरत आप लोग कमेंट करते हैं, एक से एक जुड़ते जाइएगा। हॉलो में लिखा गया है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड्स, तो यहाँ पर दिखिएगा। तो हॉलो का मतलब जो होता है, तो हॉलो का मतलब खोखला होता है दोस्तों। हॉलो का मतलब खोखला होता है, तो खोखला का विपरीत शब्द क्या है, तो सॉलिड माने ठोस होता है। तो एक तरफ खोखला है तो दूसरी तरफ इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले हम लोग 8 क्वेश्चन से अंग्रेजी के देखेंगे, फिर उसके बाद 9 से 30 नंबर क्वेश्चन तक हिंदी देखेंगे। मोहन इज डैश एसडीएम ऑफ सिवान, चूज द आर्टिकल। जो इसमें सही आर्टिकल है उसको चुनना है। तो एसडीएम को जब लिखेंगे तो ASD और उसके बाद क्या AM लिखेंगे। तो ए जो है ये हिंदी स्वर्ण वर्ण के अनुसार AND का प्रयोग करते हैं, चाहे ये कंसोनेंट ही क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये ए दिखाई दे रहा है तो ए के सामने शुरू में AN का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर उपलब्ध हो पाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि आई एम ईटिंग अ मैंगो। प्रश्न है कि आई एम ईटिंग अ मैंगो, चूज द पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस आप लोगों को चुनने की आवश्यकता पड़ेगी। आई एम ईटिंग अ मैंगो, चूज द पैसिव वॉइस, इसका क्या आंसर होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर आई ईट अ मैंगो होता तो ए मैंगो इज ईटन बाई मी हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि आई एम ईटिंग अ मैंगो। तो ईटिंग अ मैंगो का मतलब हुआ कि ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाई मी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। 5 ऑप्शनों वाला क्वेश्चन से घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे करके 5वां ऑप्शन भी आपको कन्फ्यूज करेगा। ऐसा नहीं है कि 5वें ऑप्शन से क्या फ़ायदा जब इसके आंसर ही नहीं हो रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसमें जरूर ऐसे होंगे जिसका 5वां ऑप्शन आपको कन्फ्यूज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द हॉस्पिटल। ये इसी बार PRT में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था लैंग्वेज में, तो यह क्वेश्चन से है, रिपीट हम कर रहे हैं, BPSC वाला है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल में किसको प्राप्त नहीं कर सकता है। ऑपरेशन थिएटर होता है, टेलीस्कोप उसमें नहीं होता है, नर्स होती हैं, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देख लीजिएगा तो कौन सा है जो हॉस्पिटल्स में पाया जाता, विच ऑफ द नॉट फाउंडिंग, जो नहीं पाया जाता है, सही आंसर है कि उसमें टेलीस्कोप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से। प्रश्न कहता है कि डू यू नो डैश हिम, डू यू नो अबाउट यहाँ पर होना चाहिए, तो ऑफ अबाउट कहीं है नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही है, नॉन ऑफ द एबव। डू यू नो नॉन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न है कि वी लव आवर कंट्री, यानी कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, या हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं। चूज द टेंस फॉर दिस सेंटेंस, यानी कि ताहती है जिसमें आ गया वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी बिंदुएं समझ में आ रही होंगी। अब जो है हिंदी के प्रश्न आपके सामने उपस्थित होने जा रहा है। दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, लैंग्वेज 2 में हिंदी के 9 से 30 नंबर तक के क्वेश्चंस होंगे। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें दोनों में मिला करके, चाहे आप हिंदी में ही कर लीजिए, तो दोनों में ही मिला करके आपको क्या करने हैं, 9 नंबर किसी हाल में लाने हैं, तभी जा करके आप क्वालिफाई कर पाइएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या जो होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगर आपने भी चुना है 33, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वो है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय, नदी, झील। तो देखिएगा नदी जो है जिससे पूरी का बात होती है, पूरा ये जाति का ही नदी की बात हो गई। झील कहने का मतलब पूरा का पूरा हो गया, लेकिन हिमालय जो हो गई ना एक विशेष हो गया, ठीक है, यानी कि यह व्यक्तिवाचक हो गया। तो उस कंडीशंस में निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि मैं वहां होकर आया हूं। मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो देखिएगा मैं वहां होकर, या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि यह जो प्रश्न है उसके हिसाब से अगर देखें तो मैं वहां होकर नहीं आया हूं, तो वहां यानी कि कुत्र, जो संस्कृत में पढ़ते थे तो कुत्र एक अव्यय हो जाता था जिसका कोई भी रूप नहीं बदलता है, कहीं भी वहां ही प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी वहां जो है अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो पराजय शब्द का उपसर्ग जो है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो जो उपसर्ग जो होता है पहले जुड़ा होता है, पढ़, पढ़ा, पढ़ी। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी तो ये सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करके उसमें आंसर्स भी दिए गए हैं और उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पीडीएफ अन्य आगे वाले वीडियो में भी चाहिए या नहीं चाहिए, उस हिसाब से सोचेंगे। अगला क्वेश्चन है मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मुखिया शब्द में आ प्रत्यय है, अनिय प्रत्यय है, ईया प्रत्यय है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है कि मुखिया को तो मुख प्लस ईया, यानी कि कुल मिलाकर के ईया इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है 14 नंबर, ध्यान से देखिएगा। दिगंबर में कौन सा संधि है? तो दिगंबर का संधि विच्छेद जब करेंगे तो दिक प्लस अंबर हो जाती है, यानी कि यहाँ पर स्वर और व्यंजन वर्णों की मेल से व्यंजन वर्णों में जो विकार उत्पन्न होती है उसको हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। तो दिगंबर में कौन सा संधि है? तो दिगंबर में व्यंजन संधि है। अगर आपने भी 14 का ऑप्शन नंबर बी चुना है तो आपका एक और सही आंसर हो जाता है। 14 नंबर हम लोग इसमें टारगेट रखेंगे। आपके कितना आंसर हो रहा है उसको जरूर आप कमेंट कीजिए। जब आप लोग देखते हैं ना कि आप बहुत अच्छे तरीके से हंसते हुए मुस्कुराते हुए आप जब कमेंट करते हैं, मज़ा आ जाता है दोस्त आपके कमेंट पढ़ करके। रियल में हम चाहते हैं कि आप हर हाल में, जो भी मेरे चैनल से यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो उनको भाषा से संबंधित तो हर व्यक्ति क्वालिफाइड हो जाए और होंगे भी, और अन्य सही विषयों का भी वीडियो है आपके लिए। मैं खाना खा चुका तब वह आया। प्रश्न है कि मैं खाना खा चुका तब वह आया। इस वाक्य यह किस प्रकार का वाक्य है? यह किस वाक्य का उदाहरण है? क्या यह सरल वाक्य है, यह मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है? तो प्रश्न आपके सामने है कि मैं खाना खा चुका तब वह आया किस वाक्य का उदाहरण है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा यह दोस्तों, जो 15 का ऑप्शन नंबर है, यह वह मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह सही आंसर हो जाएगा कि यह एक प्रकार
प्रकार का सरल वाक्य है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से क्या है। इसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, बिल्कुल फास्ट कमेंट करते रहिए, रुकिए नहीं। बिजली का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द जो होती है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चपला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने और प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर कितने कह रहा है, 17 नंबर। जीवन का विलोम शब्द है, तो जीवन का विलोम निम्नलिखित में से क्या होता है। 17 नंबर प्रश्न है कि जीवन का विलोम क्या होता है, मृत्यु, मरण या निधन। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा कि जीवन का जो विलोम शब्द होता है वह मरण होता है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल सही है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। सीमा पर सुरक्षा करने वाला कहलाता है, पुलिसमैन कहेंगे, सिपाही कहेंगे, सैनिक कहेंगे, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो याद रखिएगा, आपके दिमाग में एक से अधिक वाला भी ऑप्शन आ रहा होगा। सीमा पर सुरक्षा करने वाला कहलाता है, तो सीमा पर सुरक्षा करने वाले को 18 का सी, इसको सैनिक के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए क्वालिफाई पेपर मैथ और इंग्लिश और हिंदी का। अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ क्या है, दुख होना, क्रुद्ध होना, जल जाना। तो याद रखेंगे, तो अंगारों पर लौटना का जो मुहावरा का अर्थ है वह सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुख होना इसका अर्थ होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि रस के कितने अवयव होते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रस के कितने अवयव हैं। रस में 5 अवयव होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि रस के कितने अवयव होते हैं, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। आपको अगर पता है तो एक बार कमेंट करके जरूर हमको बता दीजिएगा कि रस के कितने अवयव होते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और दोस्तों प्रश्न है 21 नंबर। हिंदी का प्रथम महाकाव्य निम्नलिखित में से कौन है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य निम्नलिखित में से कौन है। पृथ्वीराज रासो, बसलदेव रासो, खुमाणा रासो, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है कि 3 में ना 13 में इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। 3 में ना 13 में इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। हर काम में सफलता, गणित में माहिर या नगण्य है जिसका कोई ज़्यादा अस्तित्व ही नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न है कि 3 में ना 13 में इस लोकोक्ति का अर्थ होता है नगण्य जिसका कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देता है, कहीं पर वो नहीं दिखाई देता है इर्द गिर्द में। 23 नंबर प्रश्न है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी है। 20, 22, 18 या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर उपलब्ध हो गया है। प्रश्न कहता है कि भाषा के सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य, ध्वनि, शब्द या उपर्युक्त में से एक सही है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई को वाक्य के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है। निम्न में से किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड, मणिपुर या फिर मेघालय या उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या कोई सही नहीं है। राइट आंसर है कि निम्न में से जिस राज्य की अंग्रेजी भाषा जो है राजभाषा है उसको हम लोग नागालैंड के नाम से जानते हैं। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल आपका भी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। पगड़ी, लोटा, डॉक्टर, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। पगड़ी भी और लोटा भी ये दोनों के दोनों देशज शब्द से मिल करके बने हुए हैं, यानी कि देशज शब्द ये के रूप में ये प्रयोग होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 27 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों ध्यान से। निम्न में कौन योग रूढ़
रूढ़ शब्द है? निम्न में से कौन योग रूढ़ शब्द है? 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लंबोदर, पाठशाला, आम। देखिएगा, पाठशाला जो है यह एक यौगिक शब्द है, आम जो है एक रूढ़ शब्द है, लेकिन यह अपना खुद का अस्तित्व देखकर छोड़ करके दूसरे के बारे में बताता है। लंबोदर माने जिसका लंबा उदर हो, तो इस प्रकार के शब्द को योग रूढ़ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशंस को, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पीडीएफ डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा, उसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। कबूतर किस भाषा का शब्द है? कबूतर निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? अरबी, अंग्रेजी, फारसी। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कि कबूतर जिस भाषा का शब्द है उसको फारसी कहते हैं, यानी कि फारसी भाषा से कबूतर लिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बीपीएससी जो TRE 1 था उसमें बिल्कुल इसी प्रकार के लेवल का क्वेश्चंस था, और आप आसानी से पार कर जाइएगा। उम्मीद करते हैं हम पूरी कोशिश आपके लिए झोंक चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, सीता सो रही थी। देखेंगे, सीता सो रही थी, वाक्य का काल क्या है? सीता सो रही थी यह किस काल का वाक्य है? क्या सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। अगर आपको जो भी आंसर लगता है कमेंट कर दीजिए। तो सीता सो रही थी यह सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह अपूर्ण भूतकाल के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों आज का अंतिम नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, याद रखिएगा कि आप लोग जब 5000 से अधिक लाइक जब पहुंचाए तो बड़ी खुशी हुआ, और आपकी खुशियों ने हमें बल प्रदान किया है। तो आज भी इसी तरह दोस्त आगे बढ़ा दीजिए और इसको आगे की तरफ लेकर के चलिए। ये चैनल मेरा नहीं, जितना मेरा चैनल है उससे ज़्यादा कहीं आपका ये चैनल है। जितना आगे बढ़ेंगे हमेशा के लिए आपको याद रखा जाएगा, और आप तो हमें याद रखेंगे ही। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो पुल्लिंग शब्द है? रात, बात, गीत। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो प्रश्न इसका सही आंसर है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो जो दिए गए ऑप्शन है उसमें गीत जो है वह पुल्लिंग शब्द है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में और आज के इस सेशन में बस इतना ही क्वेश्चंस। मिलते हैं कल शाम को, और बता दीजिएगा कि कंटेंट इसी को हम लोग चालू रखेंगे या फिर इसमें किसी प्रकार की बदलाव चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद।